हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। महाजनपद में हमारे पास 16 जनपद हैं और ये इस जनपद की जानकारी हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से मिलती है। बौद्ध धर्म में अहुता निकाय से मिलती है और जैन धर्म में भगवती सूत्र से मिलती है। अब देखिए, जनपद होता क्या है? महाजनपद पहले 6ठी शताब्दी से पहले जब लोगों ने रहना सीखा था, जब लोग छोटे लेवल पे रहते थे तो छोटे छोटे ग्रुप, जैसे कबीला, कबीला से बना जन, जन से बना जनपद और फिर जनपद से बना महाजनपद। मतलब छोटे समूह से एक गांव बना, एक गांव से फिर 4 गांव का समूह बना और फिर 4 गांव से 8 या 10 गांव का समूह महाजनपद बना, तो उसे कहा जाता है जनपद। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 6ठी शताब्दी में आर्थिक और सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक विस्तार किया और राजनीतिक विस्तार हुआ तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक जनपद बना, जिसे महाजनपद कहा गया। तो हम जैसे कह सकते हैं कि कबीला जो है, कबीला ट्रांसफर हुआ जन में, कबीला ट्रांसफर हुआ जन में, फिर जन ट्रांसफर हुआ जनपद में और ये जनपद ट्रांसफर हुआ महाजनपद में। जो 6ठी शताब्दी में लोगों का राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक विस्तार जो स्टार्ट हुआ, वो 6ठी शताब्दी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसी टाइम पे हम धार्मिक प्रगति भी कर रहे थे। उसी टाइम पे जो हिंदू धर्म का सनातन धर्म है वो भी अपनी प्रगति पर था और नए धर्म की भी उन प्रगति हो रही थी, नए धर्म भी विकसित हो रहे थे, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस टाइम पे बहुत ज्यादा विकास के स्तर पे थे। तो जैसे अब हम अपने 16 इन 16 जनपदों की जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उससे मिलती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जनपदों की जानकारी या महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो आप याद रखिएगा कि वो हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म की धार्मिक किताब है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म की जो धार्मिक किताब है भगवती सूत्र, वहां से भी हमें मिलती है। तो ये जो 16 जनपद है वो हम बात कर लेते हैं। इसमें से जो जनपदों के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार एंड यूपी, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तार रहा। यूपी के क्षेत्र में 8 जनपद हुए और बिहार के क्षेत्र में 3 जनपद हुए, तो आपके 11 जनपद तो यही हो जाते हैं। यहाँ तक ये हो गया आपका बिहार और यहाँ तक आपका हो गया यूपी। तो जैसे हम पहले जनपद की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट जनपद था वो मगध जनपद बहुत ज्यादा शक्तिशाली जनपद बनकर उभरा, क्योंकि यहाँ के जो वंशज हुए, यहाँ के जो राजा सब हुए, बहुत ज्यादा एक शक्तिशाली क्षेत्र होने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? एक तो हमें आर्थिक हम मजबूत हो, तो ये आर्थिक भी मजबूत हुए, क्योंकि ये इनकी मगध जो है वो पटना और बोध गया के पास बसा हुआ है, जिसकी राजधानी राजगीर है। और यहाँ पे गंडक नदी और गंगा नदी है, तो जिसकी वजह से इनका खेती का विस्तार बहुत अच्छा रहा, इनके पास संसाधन अच्छे रहे। फिर लोह की मात्रा, जो लोह का जो युग कहा जाता है वो भी इसी युग को कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे लोह की खोज की गई और इनके क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोहा का प्रचुर मात्रा में लोहा मिला। तो जो सबसे शक्तिशाली जनपद कहा जाता है महाजनपद वो मगध है। इसी में हम मौर्य वंश, इसी में हम चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, फिर बिंदुसार, फिर आपका कनिष्क, ये सब जो राज्य हुए सो इसी जनपद में हुए। तो ये जनपद शक्ति के मामले में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा, मगध जनपद, जो आपकी जिसकी राजधानी राजगीर थी और आज का पाटलिपुत्र है। यह पटना और गया के बीच में फैला हुआ है, इसके आसपास का क्षेत्र है। सेकंड हमारा निकला, सेकंड जो राजधानी महाजनपद था वो था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। तो ये चंपा राजधानी जो है वो प्रथम गणतंत्र भागलपुर और मुंगेर के बीच का क्षेत्र है। जो चंपा महाजनपद है, अंग महाजनपद है, जिसकी राजधानी चंपा है और यह भागल और मुंगेर जिले के क्षेत्र पर तक फैला हुआ है। जो हमारा थर्ड है वो वज्जी है। वज्जी का जो राजधानी है वो वैशाली है और ये
जो बिहार में तिरहुत क्षेत्र, जिसे मिथिला क्षेत्र भी कहा जाता है, मिथिला ब्राह्मण का जहाँ पे विस्तार हुआ है, वहाँ एरिया है वैशाली। ये एक प्रथम गणतंत्र राज्य भी रहा। वैसे तो पहले के जो जनपद थे वो ज्यादातर राजतंत्र थे, लेकिन उसमें से 2 गणतंत्र राज्य भी निकले। गण का मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों द्वारा चुना गया कोई समूह या कोई राजा राज करता है, तो गणतंत्र निकला। और इसमें क्या हुआ, वैशाली में, वज्जी में, कि छोटे छोटे जनपदों को, 8 जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बना, जिसमें लिच्छवी भी एक जनपद निकला। लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली रही। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि लिच्छवी को इकट्ठा करके कौन से अंग में मिलाया गया, कौन से जनपद में मिलाया गया, तो आप ये याद कर सकते हैं कि ये वज्जी में मिलाया गया। तो जैसे हमने बात किया, अभी हम इसको याद कर लेंगे कि बिहार में 3 जनपद, महाजनपद निकले, जिसमें था पहला मगध, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी। मगध की राजधानी थी राजगीर, अंग की राजधानी चंपा और वज्जी की राजधानी वैशाली। अब हम आ जाते हैं काशी पे। ये है यूपी में। काशी राजधानी आपकी पड़ती है यूपी में, जिसकी राजधानी है वाराणसी। आज की भी इसको वाराणसी के नाम से ही जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये ब्लैंक है। आज की भी राजधानी हमारी वाराणसी है। फिफ्थ आ जाता है कौशल। कौशल ये 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, दक्षिण और उत्तर। कौशल का जो विस्तार है वो 2 क्षेत्रों में है, दक्षिण और उत्तर। दक्षिण क्षेत्र की राजधानी है श्रावस्ती और उत्तर क्षेत्र की राजधानी है साकेत। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे तो आपको श्रावस्ती ही पूछते हैं, लेकिन एक नॉलेज के लिए आप ये भी रखिए कि उत्तर क्षेत्र की, कौशल का जो उत्तर एरिया है उसकी राजधानी है साकेत। ये आज का फैजाबाद और अयोध्या के बीच का क्षेत्र है। आज यूपी में पड़ता है ये फैजाबाद और अयोध्या, इसके बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा छठा मल महाजनपद, जिसकी राजधानी है कुशीनगर। तो कुशीनगर आप वैसे भी याद आपको आसानी से रहेगा, क्योंकि कुशीनगर ये वही क्षेत्र है जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, तो वो कुशीनगर है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे जो जनपद थे वो राजतंत्र थे, लेकिन 2 जनपद को छोड़ के जो गणतंत्र थे, तो जैसा पहला था वज्जी और दूसरा है आपका ये कुशीनगर। तो ये भी क्या था, गणतंत्र था। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये आज का जो है वो देवरिया क्षेत्र पड़ता है यूपी में, वहां पे पाया जाता है कुशीनगर, उस एरिया के आसपास का है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 7वां वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, जो आज का आपका है प्रयागराज। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। पहले इलाहाबाद था, लेकिन फिर उसको चेंज होकर प्रयागराज हो गया। पहले ये प्रयागराज ही था, लेकिन बीच में मुगल के आने के बाद ये इलाहाबाद हुआ था। लेकिन अभी फिर हमारे मोदी जी ने और योगी नाथ जी ने इसको चेंज करके प्रयागराज कर दिया। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा कि वत्स की जो पहले राजधानी थी वो कौशाम्बी और आज की जो राजधानी है वो प्रयागराज है। उसके बाद आ जाता है हमारा कुरुक्षेत्र, ये जिसको आप इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर के नाम से भी जानते हैं। महाभारत में इसका जिक्र है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। ये इसका जो क्षेत्र है वो आज का दिल्ली के आसपास का एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ दिल्ली लिखा है, ये दिल्ली के पास का है। ये महाभारत का ही इंद्रप्रस्थ है, जो पांडवों को मिला था, खांडवप्रस्थ, जिसको बाद में इंद्रप्रस्थ करके बसाया था उन्होंने। आगे आ जाता है हमारा पांचाल। ये पांचाल, इसका जो राजधानी है वो अहिछत्रपुर है। इसका कुछ एरिया राजस्थान में भी है, लेकिन ये ज्यादा एरिया इसका दिल्ली में पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको राजस्थान में मेंशन नहीं किया है। इसका कुछ अंश, कुछ पार्ट राजस्थान में भी आता है। तो इसकी राजधानी है अहिछत्रपुर। फिर आ जाता है हमारा 10वां सूरसेन। सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। ये तो सबको आसानी से याद रहेगा, कृष्ण भगवान की नगरी है मथुरा। मामा कंस की नगरी है, जिसको मामा कंस को खत्म करके फिर कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अपना राज स्थापित किया था। तो सूरसेन की राजधानी हो गई मथुरा। फिर आ गया 11वां हमारा महाजनपद चेदी। चेदी की राजधानी है उज्जैन और महिष्मती। इसका भी सेम वही है, उत्तर और दक्षिण वाला। तो इसकी भी 2 राजधानी है, उज्जैन और महिष्मती। तो ये उज्जैन और महिष्मती जो है वो आज एमपी में पड़ता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। फिर आती है हमारा 12वां महाजनपद अवंती। अवंती की जो राजधानी है वो है विराटनगर।
छेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, छेदी की राजधानी है शुक्तिमती, और अवंती की जो राजधानी है वो है उज्जैन एंड महिष्मती, जो कि हमारा पड़ता है एमपी में। उसके बाद आ जाता है हमारा मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। विराटनगर ये वही विराटनगर है जहाँ पे पांडव ने 1 साल अपना अज्ञातवास छुप के बिताया था। जैसे कि आपने महाभारत में देखा ही होगा कि उनको 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो अज्ञातवास में अपने भेष बदल के जिस राजा के यहाँ इन्होंने शरण ली थी वो मत्स्य जनपद था, और विराटनगर उसकी राजधानी है, जो कि आज का पड़ता है आपका जयपुर राजस्थान में। उसके बाद एक है आपका अस्मक, ये आपका पड़ जाता है साउथ इंडिया तरफ। अस्मक इसकी राजधानी है पोतन या पोटली, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद 2 हमारी ऐसे जनपद है जो कि पहले तो 6वीं शताब्दी में तो इंडिया का हिस्सा था, लेकिन आज वो इंडिया से बाहर है। जैसे कंबोज, कंबोज की राजधानी है राजपुर, और ये आज का आपका नेपाल और म्यांमार के पास पड़ता है। और उसके बाद आपका है गांधार। गांधार का भी आपने महाभारत में देखा होगा, जो भामा शकुनी थे उन्हीं की ये नगरी है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। ये तक्षशिला वही तक्षशिला है जहाँ से बिंदुसार ने और चाणक्य ने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, अपनी शिक्षा ली थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, ये वही तक्षशिला है। तो गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला है, जो आज का पाकिस्तान में स्थित है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 16 राजधानी है, 16 महाजनपद है, जिसमें से 3 जनपद आपका पड़ जाता है बिहार में। तो वो आपका हो जाता है मगध। मगध की राजधानी राजगीर, जो कि आज का पाटलिपुत्र है। उसके बाद आपका अंग, अंग की राजधानी चंपा, जो कि आज आपका भागलपुर और मुंगेर जिला के आसपास हुआ है। फिर आपकी 3rd पर जाती है वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, जो कि तिरहुत क्षेत्र मिथिला मंडल में आता है। और यही वो जगह है जो कि गणतंत्र राज्य है और 8 जनपदों को मिलाकर बना गया है, जिसमें लिच्छवी भी सम्मिलित है। उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ये आपका आ जाता है यूपी। ये 8 महाजनपद है जो कि यूपी में आते हैं, जिसमें हमारा पहला है काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। फिर आ जाता है हमारा कौशल, फिर वत्स, मल, कुरु, पांचाल, शूरसेन और छेदी। ये आपके 8 राज्य जनपद हो गए, जो कि आपके हो गए यूपी में। तो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ये छेदी के बाद आपका आ जाता है अवंती, मत्स्य, और अवंती आ जाता है आपका एमपी में, और मत्स्य आ जाता है आपका राजस्थान में। और उसके बाद ये अस्मक आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। और बाकी के जो 2 हैं वो आपके इंडिया से बाहर देखने को मिलता है, पाकिस्तान और म्यांमार नेपाल के आसपास का एरिया है ये। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा। इस राजधानी की इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत चीजें फैली हुई थी, छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था। तो जो राज्य ज्यादा शक्तिशाली होता गया वो छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर अधीन करता गया और छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना। तो देखिए इसमें से जो एग्जाम में पूछा जाता है उस एरिया से मैं आपको बता देती हूँ। मगध के बारे में पूछा जाता है कि मगध की कई बार राजधानी पूछ ली जाती है, और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मगध का शासन कौन था, शासक कौन था, या फिर मगध कौन सा महाजनपद है जो बहुत शक्तिशाली था या सबसे शक्तिशाली था। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि मगध जो जनपद निकला उभरा था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकला था, और इसकी राजधानी राजगीर थी, आज का पाटलिपुत्र जो पटना है। उसके बाद अंग, वज्जी, ये तीनों बिहार में हो जाएंगे। उसके बाद आप ये बाकी ये 8 आप आसानी से याद कर लेंगे। काशी, कौशाम्बी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन। फिर उसके बाद एक एक आपका है इधर एमपी में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। तो 8 3 11, 11 3 हो गए आपके 14, और बाकी ये 2 हो गए आपके 16। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप इसको कीजिए, इससे आपको एग्जाम में, रीट में स्पेशली 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार इनकी राजधानी पूछ ली जाती है, कई बार इनका आज का क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि आज का ये क्षेत्र कहाँ पर विस्तृत है।
कौन सा राज्य गणतंत्र है, कौन सा राज्य राजतंत्र था। तो जैसे मैंने आपको बताया गणतंत्र वो राज्य है जिसमें क्या कहते हैं गणों के द्वारा, लोगों के द्वारा, इलेक्टेड समूह द्वारा शासन किया जाता है। तो गणतंत्र हमारे 2 ही जनपद थे, जैसे कि पहला जनपद हमारा वज्जी था और दूसरा हमारा कुशीनगर था। तो ये दोनों आपको याद हो। अब बाकी के जितने भी थे हमारे 16 में से 2 हटा दे तो 14, ये 14 जो थे हमारे राजतंत्र थे। पहले के जनपद में ज्यादातर आपको राजतंत्र ही देखने को मिलेगा। राजतंत्र वो होता है जहाँ पे राजा का बेटा राजा होता है, जहाँ पर एक ही खानदान के, एक ही घराने के लोग राज करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा। तो इसको जरूर कीजिए, इससे आपको 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसके बाद जो लेके आऊंगी वो मैं इसी से रिलेटेड कोई देखूंगी, लेके आऊंगी। आगे आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जाने से पहले मैं आपको बोलूंगी घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर कम जाइए। और अभी टाइम बहुत खराब है, अभी जैसे कि आपको पता है फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है। तो ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं आएगा, एग्जाम तो आना ही है। तो अभी 1-2 महीना जो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।